नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी में आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इसमें 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए 2.02 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। बता दें कि दूसरे चरण में 9 जिलों में 586 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 9.45% वोटिंग हुई है और इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 5.15% मतदान हुआ। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव में सुबह 9 बजे तक 11.04% वोटिंग हुई है। यूपी में दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकास और उन्नति के लिए मतदान कीजिए। उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति, जनता के मुद्दों वाली राजनीति के लिए अपना वोट डालिए। समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को एक शिकायत पत्र लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि यूपी के सहारनपुर के नकुड़ में ईवीएम खराब हो गई है और इसे जल्द ठीक करने की मांग की गई है। वहीं संभल विधानसभा क्षेत्र के गुन्नौर के बूथ संख्या 378 में ईवीएम मशीन खराब हो जाने की खबर सामने आई है। उत्तराखंड में सुबह 9 बजे तक पिथौरागढ़ जिले में 4.40% मतदान हुआ। जिले के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में 4.51% मतदान हुआ और वहीं डीडी हाट में 4.73, जबकि विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में 4.55 और विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट में 3.90% मतदान हुआ। आपको बता दें कि चंपावत जिले में 4.51% मतदान हुआ है। लोहाघाट विधानसभा में 4.77% मतदान हुआ, जबकि जिला देहरादून में 9 बजे तक 5.66% मतदान हुआ। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में मतदान जारी है। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 11 बजे तक 25% वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही साथ कई जगह ईवीएम मशीन खराब होने की भी खबर सामने आई है। तो उत्तराखंड में आज मतदान हो रहा है और मतदान की क्या स्थिति है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मसूरी से हरीश खनेड़ा जी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। हरीश खनेड़ा, जिस तरीके से मतदान सुबह से ही शुरू है, तमाम सारे अलग अलग जगहों का हम दर्शकों का अपडेट दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मतदान जारी है। तमाम जगह ईवीएम मशीन भी खराब होने की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में अगर मसूरी का जिक्र करें तो वहां पर क्या हालात हैं इस समय मतदान को लेकर के? बिल्कुल योगेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम मसूरी विधानसभा की पोलिंग, जहाँ पर स्मार्ट बूथ बनाया गया है, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा ये दृश्य कि यहाँ पर किस तरह की जो चीजें हैं वो बनाई गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि जो लोगों को भी जागरूक कर सके अपना मतदान करने के बाद, और तो उनको बता पाए कि यहाँ पे आने के बाद और तमाम व्यवस्था यहाँ पे यहाँ पे सुविधाओं की बात करें, यहाँ पे बीमार लोगों के लिए बैठने के लिए जगह बनाई गई है टेंट के जरिए। साथ ही साथ जो बूथ है, आदर्श सखी बूथ यहाँ पे बनाया गया है ताकि महिला सशक्तिकरण को लेकर के इसे प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पे कोविड-19 के खतरे को दूर करने के लिए यहाँ पे आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य महकमे की तरफ से यहाँ पे सैनिटाइजर और ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। और इससे थोड़े और आगे जाएंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस वजह से स्मार्ट बूथ इसे बनाया गया है, पोलिंग बूथ इसे बनाया गया है। यहाँ पे सहायता डेस्क बनाए गए हैं और इसके साथ ही महिला और पुरुष के लिए अलग अलग जगह दी गई है ताकि जो दोनों जगह हैं, जो छोटे नौनिहालों के साथ यहाँ पे जो लोग आए, उन जो महिलाएं आए, उनके लिए पालना यहाँ पे बनाया गया है ताकि बच्चे को भी यहाँ पे अपने साथ रखा जा सके। इसके साथ ही
दोनों जगह से अगर बात करें तो यहाँ पे वोटिंग सुबह से ही हो रही है। लगातार लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही यहाँ पे लाइन में हैं और खास तौर पे महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। निर्वाचन विभाग की तरफ से बात करें, निर्वाचन आयोग की तरफ से बात करें, पूरी गाइडलाइन का यहाँ पर प्रयोग, जो गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें की जा रही हैं, चाहे वो सैनिटाइजर हो, ग्लव्स हो, मास्क हो, एक तरफ से सुरक्षित वोटिंग लगातार यहाँ पे की जा रही है। और क्या कुछ है इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ खुद यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं वो बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या सुविधाएं लोगों को यहाँ पे दी जा रही हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, यहाँ पे किस तरह से जो वोटिंग का है, वोट किया जा रहा है लोगों के लिए, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सुविधाओं की अगर हम बात करें, कोविड-19 की हम बात करें तो किस तरह की सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं? ये जो है आदर्श दृष्टिकोण से ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक कदम है। यहाँ पर हमारा द्वारा जो है इस पूरे बूथ को स्वागत गेट बनाकर तथा रंग बिरंगे गुब्बारे, बैलून्स वगैरह लगाकर सजाया गया है। यहाँ पर हमने मतदाताओं के लिए एक कोविड-19 सहायता केंद्र बनाया है, दिव्यांगजनों के लिए एक दिव्यांग सहायता डेस्क बनाया है और बीएलओ के माध्यम से हमने बीएलओ हेल्प डेस्क या मतदाता सहायता केंद्र भी यहाँ पर बनाया है। जितने भी यहाँ पर आने वाले वोटर्स हैं, सभी वोटर्स के लिए हमने यहाँ पर महिला और पुरुष के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था की है। उनके सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने यहाँ पर फुटप्रिंट लगा के चिन्ह बनाया है, जिससे कि कोविड नियमों का अनुपालन हो सके। कोविड हेल्प डेस्क पे हम लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर ले रहे हैं तथा लोगों को ग्लव्स वगैरह दे रहे हैं। जो मतदाता बिना मास्क के पोलिंग बूथ में आ रहे हैं, उनको हम मास्क भी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त महिला, जो वृद्ध महिला हैं, बुजुर्ग हैं, उनके बैठने के लिए हमने स्पेशल वेटिंग रूम्स यहाँ पर बनाए हैं। पीने के पानी की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है, शौचालय की व्यवस्था है और इस पोलिंग बूथ में जितने भी अंदर कर्मचारी हैं, सारे के सारे महिला अफसर हैं और पुलिस में भी सब महिला अफसर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस आपसे सुना योगेश की यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पे बनाई गई हैं। महिलाएं हैं जो जहाँ पे महिला वार्ड बनाया गया है, जहाँ पे कि शौचालय की भी व्यवस्था की गई है और जो महिला मतदाता है उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या लग रहा है उनको, सुविधाएं यहाँ पर अगर मिल जाती हैं तो कितना लोग आसान मानेंगे? मैडम, यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था की है, बच्चों के लिए भी यहाँ पे पालना रखा गया है। कितना सशक्त मानते हैं आप इसे? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो मात्र एक चुनाव नहीं है, एक तरह का सेलिब्रेशन है। इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इसको कौशिक का नाम दिया गया है। मतलब एक बर्डन ना लगे और सब लोग इसको एंजॉय भी करें, अपने मताधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग करें। तो जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए एक बूथ में, वो सारी तरह की व्यवस्थाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो क्या लगता है कि ऐसे में लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा? ये एक आकर्षण का केंद्र भी है, क्योंकि कितना सजा हुआ है यहाँ पे, तो सभी को एक वो भी रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई चलो देखें, और नहीं भी माने कहीं जाके देखें कि क्या नई चीजें हुई हैं। तो कम से कम इस बहाने एक तरह की अवेयरनेस तो खैर है ही, लेकिन एक तरह से ये एक सेलिब्रेशन है, एक उत्सव की तरह। इस बार का जो चुनाव है वो एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो योगेश, आपने सुना कि लोगों का कहना है कि एक जागरूकता के मद्देनजर ये चीजें की गई हैं ताकि लोग अधिक से अधिक वोट करें, ताकि जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से बाहर निकल करके, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हमने आपको दिखाई कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रशासन के द्वारा की गई है, निर्वाचन की तरफ से की गई है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए अपने घरों से बाहर आए और एक अच्छी सरकार हो सके। बिल्कुल हरीश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मसूरी का अगर जिक्र करें तो 11 बजे तक जिस तरीके से जो खबरें सामने आई हैं कि 20% मतदान हो चुका है, वहां पर लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। कि हालांकि खबरें आ रही थी कि जिस तरीके से पहले सुबह थोड़ा धूप नहीं निकली थी, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में थोड़ा सा दब रहे थे, लेकिन अब लोग बढ़ चढ़ करके घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान के लिए वो बूथों पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लेकिन मसूरी विधानसभा का अगर जिक्र करें तो वहां पर मुझे लगता है गणेश गोदियाल की जो साख है वो इस बार दांव पर लगी हुई है। निश्चित तौर पर जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं।
हमने देखा मसूरी विधानसभा में कि लगभग जो 7 बजे से लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे और 8 बजे से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लंबी कतारों में लोग लगे हुए थे। लेकिन अभी तक का जो वोट परसेंटेज है लगभग 11% मतदान हो चुका है। लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, लोग और भी अधिक भागीदारी अपनी निभाएँगे और वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर जाएँगे। आपने जहाँ तक बात सवाल किया है कि गणेश जोशी का, लेकिन वो बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं और उनकी काफ़ी जो इस समय साख है वो दाँव पे लगी है। बिल्कुल सही कहा क्योंकि इस बार तो जो कांग्रेस है पूरे फ़ॉर्म के साथ मैदान में है और यही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी अ, इस बार मैदान में है। लेकिन अब खास बात ये देखने वाली होगी कि क्या वाक़ई में जिस तरह के जो लोगों का जो मुद्दा है, खासतौर पर हम महँगाई और बेरोज़गारी की अगर बात करें क्योंकि मसूरी विधानसभा का सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो अ, म पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा पलायन का दंश झेल रहे हैं। खास वजह ये है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। लोग रोज़गार की तलाश में अन्य राज्यों के लिए जा रहे हैं। ऐसे में उनका मानना है कि वो सरकार उन्हें चुनी है जो उन्हें रोज़गार दे सके, जो उनको उनके हाथों को काम दे सके। साथ ही साथ उन दूरस्थ इलाकों में वो सारी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए जो आज तक नहीं है। खासतौर पर हम मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें योगेश, तो आज भी पहाड़ के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत चीज़ें हैं वो नहीं पहुँच पाई हैं। अब देखना ये होगा कि नई सरकार किस तरह की उन गाँव के लिए, उन जगहों में, उन लोगों तक वो चीज़ें पहुँचा पाती या नहीं। जी। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। जिस तरीके से लोगों में रोजगार की जो उम्मीदें हैं, रोजगार को लेकर के खास तौर पर लोगों के मन में जो इच्छाएं हैं वो प्रबल हैं और लोगों का यही मानना है कि जो रोजगार को दे सके, पलायन को रोक सके। और जिस तरीके से महंगाई को लेकर के हरीश, खास तौर पर लोगों में एक भारी आक्रोश देखने को मिला है। समय समय पर आवाज उत्तराखंड से उठती रही है, महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। और खास तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड में एक मुद्दा और बहुत बड़ा सामने खुल करके आता है, खनन को लेकर के या वहां पर भ्रष्टाचार जो है वो व्याप्त है, उसको लेकर के खासतौर पर आम आदमी पार्टी हमेशा से ये आवाज उठाती रही है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ने खुद इस बात का दावा किया था, खुलासा भी किया था कि उत्तराखंड में फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके पैसे के बल पर नौकरी पाई जा सकती है। तो क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से ये सारे मुद्दे उठाए थे, क्या वास्तव में जनता के बीच वो मुद्दे प्रभावी रूप से सक्रिय पैड बना पा रहे हैं? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हरीश कनेड़ा से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो उत्तराखंड में जो मतदान हो रहा है, लोगों के मन में किस तरीके के लेकर के जो भाव है, जो उम्मीदें हैं, वो क्या उम्मीदें लगा करके बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने लोगों के मन की जो बात सुनी, लोगों से जो चर्चा की हरीश कनेड़ा जी ने, साफ तौर पर इसमें यही बात निकल करके सामने आ रही है कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आस है और उस आस को लेकर के लोग मतदान कर रहे हैं कि उत्तराखंड में विकास हो सके और विकास के साथ ही साथ जो उत्तराखंड को विकास के मार्ग पर ले जा सके, उसी को हम चुनने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है आज और जारी है ये मतदान। वोटिंग सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई थी और ये वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। तो वोटिंग के लिए अगर सूबे का जिक्र करें तो 11,697 पूरे केंद्र बनाए गए हैं और चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, धन सिंह रावत, ये तमाम सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके हम नाम ले रहे हैं। ये तमाम सारे दिग्गज नेताओं की साख इस बार दांव पर लगी हुई है और ये चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरीश कनेड़ा जी के साथ एक बार फिर से चलेंगे। हरीश, जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में एक भ्रष्टाचार को लेकर के समय समय पर आवाज उठती रही है और ये मुद्दा अपने आप में एक प्रभावी मुद्दा माना जाता है, आम आदमी पार्टी खासतौर पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती रही है, तो क्या वास्तव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया भ्रष्टाचार को लेकर के, आम जनता के बीच में कितना प्रभाव ये डाल पाएगा मुद्दा? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से हम बीजेपी कहें, कांग्रेस कहें या अन्य पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी लगातार मैदान में इस बात को लेकर के थी, लोगों के बीच में इस बात को लेकर जा रही थी
भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई दफा उन पे खनन का आरोप लगा है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम अन्य विभागों की अगर बात करें जहाँ पे भ्रष्टाचार की भी लगातार बातें मिलती रही। अब देखना ये होगा कि यहाँ का जो वोटर है वो क्या भ्रष्टाचार को लेकर के करता है या फिर वोट देता है, या फिर अन्य जैसे जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड की, मैंने पहले भी आपको बताया कि रोजगार की है। रोजगार अगर हर आदमी हर व्यक्ति को मिले तो, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है और रोजगार का अभाव है, इसको देखते हुए कहीं ना का यूथ है वो रोजगार के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहा है और इसी मुद्दे को लेकर के वोट देने के लिए बूथ पे जा रहा है। जी अच्छा, सबसे बड़ी बात ये सामने हरीश सामने आज निकल करके आई है, सुबह सुबह खबरें जो सामने आई है कि उत्तराखंड में कांग्रेस विंग ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। सुबह से ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दरअसल आज भी लोगों को पैसा पहुंचा रहे हैं, मतलब पैसा बांट रहे हैं मतदान करने के लिए कि बीजेपी के पक्ष में मतदान किया जाए, और शराब को लेकर के बड़े आरोप लगाए गए हैं। और यहां तक कि खुद सीएम धामी तक पर आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की गई है। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर के जिससे आज मतदान हो रहा है और मतदान के दिन ही, मतदान शुरू होते ही ये बड़े आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज कल देर रात जो चुनावी जो शोर है वो बंद हो गया था, उसके बाद हम कल की अगर बात करें तो कल लगातार सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि जो बीजेपी एक लिफाफे में पैसे देने की बात लगातार की जा रही थी। और साथ ही साथ हम बात करें तो अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात करें, खासतौर पर हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर के मुखर हुए बीजेपी को लेकर के क्यों लगातार, जैसे पुष्कर सिंह धामी हो या फिर अन्य राजनेता हों, उसके लिफाफे बढ़ रहे हैं और वो पैसे देने का उन्होंने आरोप लगाया है, वोटों को लुभाने की उन्होंने बात की है। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस इस बार महंगाई को लेकर के, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर के सड़क पर है, खासतौर पर उन लोगों के बीच आ रही है और लगातार अपील की जा रही है कि महंगाई को लेकर के, जैसे कि प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है कि एक अच्छी सरकार चुने जो महंगाई पर अंकुश लगा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अब उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी को बचना होगा। लेकिन अब चुनाव के समय इस तरह की चीजें जो होती रहती हैं, उसको आप किस तरह से संतुलन बनाया जाए ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन खास बात यह है कि लगातार आरोप जो लग रहे हैं उसका अभी तक कोई खंडन नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यहाँ एक और समझना चाहेंगे हरीश आपसे कि जिस तरीके से चुनाव मतदान होने से पहले ही एक बड़े बयान आते हैं, हालांकि आज भी उन्होंने सीएम धामी ने कहा है इस बात को लेकर के कि सत्ता में वो आते हैं तो यूनिफॉर्म कोड के लिए सबसे बड़ी पहल उनकी सरकार करेगी। और उसके साथ ही साथ दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये बात का दावा किया है कि उत्तराखंड में अभी आम आदमी पार्टी को जमने में 10 साल लगेंगे। ये भी एक अपने आप में बड़ा बयान है, कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम सत्ता में आने जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम सत्ता में आने जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी भी ये दावा ठोक रही है कि दोनों दलों ने बारी बारी से लूटने का काम किया उत्तराखंड की जनता को, और उत्तराखंड की जनता की जो समस्याएं थी, मूलभूत जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिल पाई हैं उत्तराखंड के गठन होने के बाद तक। और अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक बार मौका मिलना चाहिए और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की वो लगातार अपील कर रहे हैं। तो ये लगातार जो अलग अलग मुद्दे अलग अलग पार्टियां कर रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सियासी समीकरण उत्तराखंड का क्या कुछ कह रहा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रह गया है या फिर तीनों पार्टियां हैं सामने। देखिए, जिस तरह आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो बनने के बाद एकदम इतना तेजी से टूटता हुआ नजर आ रहा है कि उसके बाद वहां कोई टिकने को तैयार नहीं था, चाहे उनके मीडिया प्रभारी हों या फिर उपाध्यक्ष हों, तमाम लोग टूटते नजर आए और यहीं से जो उनकी जो चीजें हैं वो खत्म होती दिखती। लेकिन खासतौर पे इस समय जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पूरे जोर के साथ मैदान में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे थे और उसके बाद लोगों से अपील कर रहे थे क्योंकि भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर के उन्होंने भी दोनों को घेरने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि 20 साल में कार्य नहीं हुआ है, विकास का मुद्दा हो। खासतौर पर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पर आज भी विकास से अछूते लोग रहे हैं, रोजगार और पलायन को लेकर के भी उन्होंने सरकारों को साधने की कोशिश की। दोनों पार्टियों पर उन्होंने आरोप लगाया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सियासी रणनीति जो की जा रही है, जो
समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ दो पार्टियों में ही मुकाबला सीधा दिखा जा रहा है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि आमने सामने का है, बीजेपी और कांग्रेस में। और मैं आपको एक चीज साफ बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड का इतिहास रहा है, एक मिथक यहाँ उत्तराखंड में रहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का यहाँ पे लगातार, लेकिन इस बार ये मिथक को तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी इस मिथक को बरकरार रखना चाहती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार किस पर बनाए, क्योंकि इस बार युवाओं में नाराजगी है, महिलाओं में नाराजगी है। महिलाएं चाहती हैं कि महंगाई कम हो, क्योंकि वो किचन चलाने में उनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले। अब इन दोनों मुद्दों को लेकर के जो इस पे बात करेगा उनको ही मौका मिलेगा। लेकिन अब ये भविष्य की गर्म है कि आखिर सरकार किसकी बने। जी अच्छा, एक चीज और बड़ी खबर सामने निकल करके आई है कि जिस तरीके से लोग बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का लेकर के, उत्तराखंड में उत्तरकाशी से ये खबर सामने आई कि लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं और वजह ये बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र की सड़कें नहीं बनी हैं 5 सालों में। तो ऐसे में लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास का दावा तो कर रही लगातार, तो ये मतदान के बहिष्कार करने की आवश्यकता कैसे पड़ पड़ी? निश्चित तौर पे योगेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि उन गांवों में आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। यही कारण रहा है कि जहां सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। खासतौर पर हम सड़कों की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी से कई ऐसे गांव हैं आज भी नहीं जुड़े गए। लोगों ने कई बार इस तरह का मन बनाया कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्वाचन विभाग है, निर्वाचन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की गई कि जो चीजें हैं वो समय पर ठीक की जाएंगी, लेकिन लोगों को वोट करने का अपील किया गया है। लेकिन कई ऐसे, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चमोली, टिहरी, पौड़ी, ऐसे तमाम इलाके हैं, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र के वो गाँव हो, वो जनपद हो, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावती, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ भी आज भी कई जो सड़कें नहीं बन पाई। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अस्पताल नहीं बन पाए, डॉक्टरों का अभाव है। उन इलाकों में महिलाएं जो प्रेगनेंसी के बाद स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं और रास्ते में ही दम तोड़ना पड़ता है। तो कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे लोग अब उपचार से पहले ही दम तोड़ देते हैं। और खासतौर पर हम शिक्षा की अगर बात करें तो उन गाँव में आज भी शिक्षा की बुलो नहीं पहुंच पाई है जहाँ पहुंचना चाहिए था। खासतौर पर हम दूरस्थ इलाकों की बात करें, लेकिन वहां से लोगों को पलायन करके शहरी क्षेत्र की तरफ आना पड़ा। और हम देहरादून की बात करें या श्रीनगर की बात करें, हल्द्वानी, बागेश्वर, इन जगहों की बात करें तो यहाँ पे भी सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। सब जो लोग हैं पहाड़ी क्षेत्र से वो मैदानी इलाके में आए हैं। अब जो पहाड़ हैं वो लगातार खाली होते जा रहे हैं, लगातार विशेषज्ञ हैं वो इस पर चिंता करते हैं, लेकिन सोचता इस पर कोई नहीं है। अगर हम उन इलाकों में वो चीजें पहुंचा दें, स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत और कनेक्टिविटी उन इलाकों में है, तो निश्चित तौर पर उन गाँवों का जो प्लान है वो रुक पाएगा। जी होगी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश कनेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हरीश साहब लगातार अपडेट बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा की कुल 165 सीटों पर मतदान और अपने मताधिकार का प्रयोग करने का वो इंतजार करते नजर आ रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा की कुल 165 सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तराखंड का अगर जिक्र करें तो यहां पर 70 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि गोवा में 40 सीटों पर भी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े जिस तरीके से साफ हुए और उसके बाद अब 11 बजे तक के भी आंकड़े धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 20.03% मतदान हुआ और लगातार लोग अब घरों से अपने बाहर निकल रहे हैं। तमाम सारी जगह मतदान के बहिष्कार करने की भी खबर सामने आई है। और आपको सीधे लिए चलेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी, जहां पर हमारे संवाददाता अमित चौधरी सीधे लाइव जुड़े हैं। अमित, हल्द्वानी का क्या कुछ नजारा है, सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं? जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हैं वहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकल करके आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के वो मतदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं? जी योगी जी, आपको बता दूं कि हल्द्वानी की अगर बात करें तो हल्द्वानी कुमाऊं के सबसे हॉट सीटों में गिनी जाती है।
और यहाँ पर जो भाजपा से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला भी मौजूदा मेयर भी हैं और उन्हीं के साथ मैं भी मौजूद हूँ। मैं आपकी बात कराना चाहूंगा उनसे कि किस चीज को लेकर के यहाँ पर देखते हैं। सर, वोट डाला आपने, क्या देखते हैं पूरे चुनाव का माहौल से, कैसा लग रहा है? तो में अत्यधिक उत्साह है और तो मेरा तजुर्बा कहता है कि उत्साह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जी। जितना अधिक से अधिक मतदान होगा उतना भारतीय जनता पार्टी की ऐसे होगा और अगर 75% मतदान होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है। तमाम तरीके के मुद्दे रहे हैं पूरे चुनाव में और किस तरीके से आप देखते हैं कि अब मतदाता पर क्या विश्वास है और मतदाता से क्या लगातार यहाँ पर अपील की जाती है। यहाँ भी आप विश्लेषण करने पड़ते हैं, यहाँ पर देखने पड़ते हैं, लोग अच्छा देने पड़ते हैं। बिल्कुल, अब तक चुनाव के समय की बातें हैं, चुनाव वर्तमान में भी चल रहा है। जहाँ निरीक्षण करने आए, अपनी पोलिंग बूथ एजेंट से मिलने आए हैं, मतदान देखने आए हैं। और जहाँ तक विषयों की बात है, मेरे समय हमेशा एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल अप्रोच की तरफ मेरा विजन रहा है। शहर का सांकेतिक विकास को लेकर मैं चाहे उसी मुद्दों के संग हम लोग जा रहे हैं और माननीय मोदी जी ने 2000 करोड़ रुपए देकर शायद इस शहर को जो तीव्र गति से बढ़ रहा है उसके सांकेतिक विकास के लिए बहुत अधिक धनराशि दे दी है। उसको तन और मन समर्पित करके करने की आवश्यकता। अमित, एक चीज और इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदय ने एक बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि दरअसल अपने घरों पर आधार कार्ड लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पैसे बांटने का काम कर रहे हैं और प्रशासन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये बड़ा आरोप है अपने आप में। अभी तक सुमित हृदय जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि आपके द्वारा यहाँ पर धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर बांटा जा रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं और कुछ विजुअल भी आए थे। क्या बोलेंगे कि उसको लगातार लेके हमलावर से भाजपा लगातार जो बातें करती उलट कहीं ना कहीं दिखाई। कांग्रेस के प्रत्याशी किस तरह चुनाव लड़ते आए, उनके परिवार में आप सब लोग जानते हैं। किस तरह के प्रलोभन समाज को देते आए, किस तरह के वायदे झूठे करते आए, वो भी आप सब जानते हैं। और चुनाव किस तरह से वो लड़ते हैं ये भी सब लोग देखते हैं। शायद चुनाव में लोगों के भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह को देखकर शायद वो बौखला गए हैं और शायद उनको लगता है कि उनके हाथ सुनिश्चित हो चुकी है, इसलिए बौखलाहट बड़ा कदम है। मैंने तत्काल उस निमित्त एफआईआर भी दे दी है और अभी जानते हैं कि क्या किसका आचरण क्या है, कहने की आवश्यकता नहीं। आप दुख सुन सकते हैं पूरी तरीके से अगर कहा जाएगा जो सियासी जंग है हल्द्वानी की बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस प्रत्याशी लगातार आरोप लगा रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी अब उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मतदान की स्थिति की अगर बात करें, क्योंकि अभी तक तो प्रत्याशी से बात चली थी, मतदान की स्थिति में जिस जगह में खड़ा हूँ यहाँ पर लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं और आप कुछ मतदाताओं से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि किस चीज को लेकर के यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या सोच है उनकी, हल्द्वानी में क्या विकास उन्होंने देखा है। अगर बात करना चाहेंगे आपसे, ये बताइए आज वोट डालने आप आए हैं, पहले नाम बताइए अपना और ये बताइए किस सोच को लेकर वोट डालने आए। वोट डालना हमारा अधिकार है जी, ठीक हो गया। और सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी अलग है। नहीं, विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, वादों के नाम पे वोट दे रहे हैं, विकास के नाम पे। विकास हल्द्वानी की स्थिति की बात करें तो क्या लगता है हल्द्वानी में क्या चीज की कमी है और क्या यहाँ पर हुआ है अभी तक? अभी तक हल्द्वानी में ठीक ही हुआ है विकास, ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, मना नहीं करेंगे जी। बीजेपी ने भी ठीक किया है, पहले कांग्रेस में इंदिरा जी थी, उन्होंने काफी कुछ किया है। कुछ फ्री वायदा भी मिल रहे हैं, बातें मिल रही है, कुछ फ्री की बातें सामने आ रही हैं। वादे करने वाले वादे करते रहते हैं जी। अच्छा, मुझे आप बताइए क्या नाम है आपका? ये बताइए आज वोट डालने आए, मतलब प्रयोग करने आए हैं, क्या सोच लेके आए हैं, मन में क्या विचार है और किस तरीके से देखते हैं हल्द्वानी का जो विकास है और आगे किस तरह से हल्द्वानी का विकास चाहते हैं? हल्द्वानी का विकास आगे वो अच्छा होना चाहिए, जो अभी तक का हुआ है कुछ बढ़ के हो तो बढ़िया है जी। और बाकी
आदमी वादे तो कर रहे हैं, कौन इसमें खरा उतरता है कौन नहीं उतरता है इसके बारे में तो वक्त बताएगा कि क्या हो सकता है। मगर योगेश देखिए आप विकास होना चाहिए यहाँ पे। लोगों की अपनी अपनी राय है, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि महिला उनसे वर्ग बात जो करने है की कोशिश सबसे कीजिए मजबूत अमित। और स्तंभ है। सबसे बड़ी बात जो है कि महिलाओं को लेकर के, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं, रसोई का जो बजट बिगड़ जाता है, महंगाई को लेकर के खास तौर पर उत्तराखंड में समय समय पर आवाज उठती रही है। ऐसे में महिलाएं क्या कुछ सोच रही हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, कैसे क्या कुछ लेकर के मन में आई हैं और मतदान करने जा रही हैं? आपका नाम जानना चाहूंगा पहले, और ये बताइए महिला वर्ग बहुत मजबूत स्तंभ है देश का, पूरे परिवार आप लोग संभालते हैं, अभी की जो स्थिति है उस हिसाब से क्या आपको लगता है किस सोच को लेकर वोट डालने आप यहाँ पर आए? बोलिए बोलिए, नाम बता दो, कुछ बोलिए, पहले नाम बताइए अपना। जी बताइए, क्या सोच लेके आए हैं यहाँ पर वोट डालने की? महंगाई बहुत बढ़ रही है, इसके परचेज करना चाहती हूँ जी कि थोड़ा महंगाई कम हो, हमारे सब सही वो मिले, हमें वोट सही से वो। आप बताइए क्या सोच है दिमाग में? हल्द्वानी के विकास की बात करें, क्या यहाँ कमी लगती है महिलाओं के लिए, क्योंकि बेहद ही जरूरी होता है घर की रसोई का बजट कैसे रहेगा, क्या सोच है, किस तरीके से वोट डालने की सोच लेके आए? महंगाई इतनी है, कैसे रसोई का कौन चलेगा? जी महंगाई कम होनी चाहिए ना। जी राइट। आप बताइए क्या सोच है, क्या रोजगार यहाँ? देखिए जो मेन मुद्दा है महंगाई, और महिला भी उसी को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रही है, युवा वर्ग भी है यहाँ पर। तो बताइए, आप वोट डालने आए हो, पहला वोट है सेकंड वोट है, क्या सोच लेके आए हो? क्योंकि युवा वर्ग बहुत अहम कड़ी है हमारे देश की, हमारे प्रदेश की। सही है, तो बोलिए रोजगार को लेकर के। चलिए अमित, ये संकोच कर रहे हैं, लेकिन इन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये देश का भविष्य है, प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भविष्य है। अगर युवा आगे नहीं आएगा, प्रदेश और देश में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेगा, वो अपनी ये बात को, अपनी आवाज को बुलंद तरीके से नहीं रखेगा, तो ये सरकारें कैसे चेतेंगी, सरकारें कैसे जागेंगी? लगातार हम लोग और जो जनता है वो सरकारों पर तमाम सारे आरोप लगाती रहती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी एक अहम कड़ी अदा करते हैं। देश का युवा अहम कड़ी अदा करता है, उसको सामने आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, अपनी आवाज बड़ी बेबाकी के साथ रखना पड़ेगा। अमित, एक चीज और जानना चाहेंगे। दरअसल अगर हल्द्वानी का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तराखंड में बड़ी ही जोर आजमाइश कर रही है, और ये वो दावे भी कर रही है, उत्तराखंड की जनता से अपील भी कर रही है कि एक बार उन्हें मौका दीजिए और सरकार बना करके देखिए, उत्तराखंड को उस विकास के पथ पर ले के जाएंगे जिस विकास के पथ पर आज ना तो कांग्रेस लेकर के गई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी लेकर के गई है। तो अगर हल्द्वानी विधानसभा सीट का समीकरण को समझने की कोशिश करें, सियासी समीकरण वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या वास्तव में यह फैक्टर, जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का फैक्टर अगर देखा जाए, तो आम आदमी पार्टी क्या कुछ बैलेंस कर सकता है या किसी का खेल बिगाड़ सकता है? क्या आम आदमी पार्टी एक सोच लेकर उत्तराखंड में आई है, जिसको लेके लगातार यहाँ पर अजय कर्नल कोठियाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, एक यहाँ पर विजन देने की जरूर कोशिश की है उन्होंने। और हल्द्वानी विधानसभा की बात में आपको करूं, यहाँ के सियासी समीकरण काफी कुछ, यहाँ पर जो मतदाता है करीब 1,75,000 की यहाँ पर अभी मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। उसके बीच में अगर बात की जाए, जो ठाकुर बहलुद्दीन क्षेत्र हैं और जो ब्राह्मण वोटर हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा सकता है कि जीत और हार का जो यहाँ पर फासला है वो तय करता है। और विजन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जो प्रत्याशी रहे हैं समीर टिक्कू, उन्होंने जो सोच लेके आगे गए कि बेहतर शिक्षा और उसको लेकर के, और जो यहाँ पर पढ़ाई है और जो यहाँ पर अन्य सुविधाएं, उसको लेके पहाड़ में किस तरीके से काम किया जाएगा, मैसेज पहुंचाने की कोशिश जरूर करी है। लेकिन लोगों की बात की जाए, पहली बार आम आदमी पार्टी मैदान में है, उसको लेके हालांकि विश्वास करना चाहती है, लेकिन अभी उतना विश्वास देखा जा रहा है कि नहीं हो पा रहा है।
मेन लड़ाई अगर कहा जाएगा तो भाजपा और कांग्रेस की है, क्योंकि दोनों ही पार्टी ने यहाँ पर बराबर बराबर यहाँ पर राज किया है। अभी मौजूदा में डॉक्टर इंदिरा हृदय जो दिवंगत नेता है वो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष थी और जो यहाँ की विधायक थी। तमाम तरीके से कार्य उनके द्वारा किए गए, हल्द्वानी की रूपरेखा को बदलने का कार्य किया गया। उसी के आधार पर उनके जो सुपुत्र हैं वो लगातार यहाँ पर वोट मांग रहे हैं लोगों से। और यहाँ पर जो डॉक्टर जोगिंदर कुमार रौतेला है जो 10 साल से यहाँ पर 2 बार के यहाँ पर मेयर है, उनकी तरफ से भी काम किया गया। तो मेन मुद्दा यहाँ का विकास है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है योगेश यहाँ का, वो यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और अंतर्राष्ट्रीय जू। और यहाँ पर जो स्टेडियम है वो कांग्रेस सरकार के टाइम पे बनाया गया था, लेकिन भाजपा के आने के बाद उसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया, कोई भी उसमें मील का पत्थर साबित नहीं हुआ। एक सफेद हाथी बन के वो सब चीजें रह गई। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो यहाँ का, अगर वो चीजें बनती है तो रोजगार भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेगा लोगों को, और हल्द्वानी की दशा और दिशा दोनों सुधरेंगी। उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट मांगे जा रहे हैं। सुमित हृदय लगातार लोगों के विकास की बातें की जा रही है और उनके यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो लगातार विकास है। और इंदिरा हृदय के द्वारा जो कार्य किए गए उसको लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। वहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो नरेंद्र मोदी के जो दौरा था उसमें जो 2000 करोड़ की योजना को जो यहाँ पर शिलान्यास करने की बात की गई थी, उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को भरोसा देने की बात की जा रही। वहीं आम आदमी पार्टी के जो है वो, लेकिन अब ये जनता ही आखिर में तय करेगी कि यहाँ तीनों प्रत्याशियों में किसको जीत का आशीर्वाद देगी। लेकिन फिलहाल अभी जो यहाँ पर जो जीत है, बिल्कुल, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ये कड़ा मुकाबला माना जा रहा है हल्द्वानी में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।